हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक्स के थर्ड पार्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि इसके पहले मैंने 2 पार्ट आप लोगों को कंप्लीट कराया है, ठीक है? और दोनों पार्ट मिलाकर के 7 पेजेस तक मैंने आपके साथ डिस्कस किया होगा। टोटल हमारे पास 28 पेजेस का पीडीएफ है, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, राइट? तो आज इस वीडियो में थर्ड पार्ट देखने वाले हैं और थर्ड पार्ट में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हमारे पास हैं, जैसे कि आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में भी देखा है। तो चलिए फिर ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें क्या होता है। तो वैसे अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां पर न तो निर्यात हो ना ही आयात हो, यानी बंद अर्थव्यवस्था वैसा देश होता है जो किसी अन्य देश के साथ किसी प्रकार का आयात निर्यात नहीं करता, ठीक है? कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता के मानकीकरण से संबंधित जो होता है वो एगमार्क होता है। एगमार्क आपने डेफिनेटली देखा होगा, और ये कृषि वस्तु की गुणवत्ता का एक तरह का कह सकते हैं कि मानकीकरण होता है। भारत में लागू किया गया था 1937 से, इसको भारत में लागू किया गया, ठीक है? नेक्स्ट है कि सहकारिता आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था कृषि साख के क्षेत्र में। कृषि साख के क्षेत्र में सर्वप्रथम सहकारिता आंदोलन स्टार्ट किया गया। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 के अंतर्गत की गई थी। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में कृषि मूल्य आयोग को कृषि लागत और मूल्य आयोग में परिवर्तित किया गया 1985 में। ध्यान में रखिएगा 1985 में। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि आर्थिक गतिविधियां जो सभी ग्रामीण बस्तियों में प्रबल होती है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि कृषकों के प्रोत्साहन हेतु बुवाई के मौसम से पहले सरकार द्वारा घोषणा की जाती है न्यूनतम समर्थन कीमत, ठीक है? न्यूनतम समर्थन कीमत जो कि सरकार के द्वारा घोषणा की जाती है। राष्ट्रीय मूल्य आयोग जो है वो फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति यही संस्था करती है। यानी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन सी संस्था करती है? तो कृषि मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी। भारत में व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थित अभियान के कार्यान्वयन के लिए केंद्रित नोडल एजेंसी कौन है? तो नाफेड है, और इससे पहले वाली वीडियो में हमने नाफेड के बारे में बात किया था, राइट? कुछ फसलों की किस्म है, जैसे कि बार बार पूछा जाता है नाबी एमजी क्या है? तो नाबी एमजी एक तरह की गेहूं की किस्म होती है। पूसा आरएच 10 क्या है? तो पूसा आरएच चावल, बासमती चावल की किस्म है। उसी तरह से अपर्णा क्या है? तो मटर की पर्णविहीन प्रजाति है एक, और बरानी द्वीप धान की एक तरह की प्रजाति है। तो ये 4 जो कि किस्म है, इनको याद रखिए। खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है? रिले खेती कहलाता है। तो आप अगर आपसे पूछे कि रिले खेती क्या है, तो खड़ी फसल की कटाई से पहले अगली फसल की बुआई करना ही रिले खेती कहा जाता है। लोगों की दैनिक मांग को पूरा करने के लिए नगरों के परिधि स्थित क्षेत्रों में सब्जियां उगाने को कहते हैं ट्रक कृषि, ठीक है? ट्रंक कृषि कहा जाता है, ट्रंक फार्मिंग कहा जाता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूएसए में किया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरुआत की गई थी 2016 के अंतर्गत, ये याद रखना है, 2016 में। रेरा का पूर्ण रूप क्या होता है? जैसे आपने फेरा देखा है, फेमा देखा, उस तरह से एक होता है रेरा, रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है, इसको याद रखिएगा। FVCI क्या है? फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर होता है इसका फुल फॉर्म। और जो FICCI फिक्की है, फिक्की का गठन 1927 में किया गया था। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का फुल फॉर्म होता है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारंभ किया गया था वर्ष 2005-6 के अंतर्गत, ठीक है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन 5-6 के अंतर्गत स्टार्ट किया गया था। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहती होगी। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो भी आपको क्वेश्चन दिए गए थे उनको अच्छे से देखिए। ये जो सीरीज है 300 प्लस इम्पॉर्टेंट जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है उनकी सीरीज में चला रहा हूँ। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे एप्लीकेशन पर जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ हमारी मिल जाती है। अगला सवाल आता है, बागवानी एकीकृत जो विकास मिशन है वो वर्ष 2014-15 में स्टार्ट किया गया था। बागवानी एकीकृत विकास मिशन। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में किया गया था 17 नवंबर 1960 को, पंतनगर जो कि ये उत्तराखंड में, तो याद रखिएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 को, इंपॉर्टेंट रहेगा, RG सरैया आयोग की संस्कृति पर किया गया था। ये भी यही रहेगा, ठीक है? किसकी संस्कृति पर? तो RG सरैया आयोग की संस्कृति पर यह किया गया था, राइट?
किसान क्रेडिट कार्ड की जो योजना है ये स्टार्ट किया गया था 1998 से 1999 में, यानी 1998 से 1999 के बीच किसान क्रेडिट कार्ड योजना स्टार्ट होती है। फसल बीमा योजना का शुभारंभ 1985 में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में स्टार्ट किया गया था। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का संबंध जो है किसानों को सोलर पंप से जोड़ना, ये इसका मेन पर्पस है। युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए 16 जनवरी 2016 को प्रारंभ किया गया स्टार्टअप इंडिया। ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या दर्शाता है, यहाँ पे देखिए कि जितने लोग की आवश्यकता होती है उससे अधिक लोगों को कार्य में लगाना, यानी कि अगर 4 लोगों की आवश्यकता है, जबरदस्ती वहां पे 5 से 6 लोगों को लगाया गया, तो इस तरह की बेरोजगारी यहाँ पर मतलब प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आती है। भारत में मुख्यतः मौजूद होती है, कृषि क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है। धारणा का उल्लेख सर्वप्रथम श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने 1936 में किया था इस प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम सितंबर 2005 में अधिनियमित किया गया और फरवरी 2006 में इसको लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति जो होती है वो ज़्यादातर कैसी देखने को मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी हमें देखने को मिलता है। जब श्रमिक एक नौकरी छोड़ करके दूसरे रोजगार में जाता है तो दोनों रोजगारों के बीच की जो अवधि में वह अस्थायी बेरोजगार रहता है उसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, घर्षणात्मक बेरोजगारी प्राय विकसित देशों में ये पाई जाती है। ठीक है, विकसित देशों में। भारत में ऐसा नहीं होता क्योंकि लोग एक से दूसरे नौकरी में जल्दी शिफ्ट नहीं होते हैं। जब शिफ्ट होते हैं तो पूरी तरह से जब सिक्योर हो जाता है कि सेकंड वाला जॉब लग गया तब छोड़ते हैं, क्योंकि भारत एक तरह से विकासशील देश के अंतर्गत आता है। और ये जो मैटर देखने को मिलता है घर्षणात्मक बेरोजगारी का, वो ज़्यादातर हमें फॉरेन कंट्री में यानी विकसित देशों में देखने को मिलता है। भारत में गरीबी रेखा मापन के लिए जो गठित समिति की गई थी उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे है, याद रखिएगा कि अघल जो समितियां हैं वो सबसे पहले अलग समिति सबसे पहले 1979 में गठन किया गया, लकड़वाला समिति 1993 में, और तेंदुलकर समिति आता है 2009 में, और सी रंगराजन समिति 2012 में। इनको एज इट इज इसी तरह से याद रखेंगे क्योंकि क्रम से हमें सजाने को ये मिलता है। ठीक है। गरीबी रेखा का आकलन समय समय पर राष्ट्रीय प्रदर्शन सर्वेक्षण यानी NSSO द्वारा किया जाता है। अनुमान प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। अब तो ये संस्था नहीं रही क्योंकि मैंने आपको बताया था कि CSO प्लस NSSO को मिलाकर के NSO बनाया गया था 2019 के अंतर्गत। ठीक है, तो अब जो भी कार्य करता है ये NSO ही करता है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। चलिए अगला प्रश्न क्या देखते हैं। मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता की जाती है RBI के द्वारा। कितने सदस्य होते हैं? 6 इसमें सदस्य होते हैं। भारत का मौद्रिक जो प्राधिकरण है वो RBI ही बनाता है, RBI ही लागू करता है। ठीक है। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज दर को घटाया जाता है तो अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाया जाएगा। राइट। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? तो देखिए प्राकृतिक संसाधन पर भी, पूंजी निर्माण और बाजार के आकार, इन 3 चीजों पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार आपने पेपर में भी देखा होगा। ठीक है। वैश्वीकरण का क्या मतलब होता है? तो वैश्वीकरण का मतलब होता है कि घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत होना, जोड़ना, तब उसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। यदि RBI के द्वारा नगद कोष अनुपात CRR में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया, इसको याद रखिएगा। वृद्धि होता है। साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? वृद्धि का। रिवर्स रेपो दर वह दर, यानी देखिए ध्यान दीजिएगा, रिवर्स रेपो दर में क्या होता है कि वह दर जिस पर वाणिज्य बैंक RBI को उधार देता है, ये होता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। भारत में अधिकतर किस प्रकार की बेरोजगारी है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में ज्यादातर देखने को मिलती है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित करने का कार्य कौन करता था? NSSO करता था। CRR का पूर्ण रूप यहाँ पे है कि नगद आरक्षित अनुपात होता है। ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो होता है, ये याद रखिएगा। RBI की धारा 42 के फर्स्ट के तहत अनुसूचित बैंकों को अपने पास जमाओ यानी डिपॉजिट का कुछ निश्चित भाग RBI के पास नगद रूप में जमा रखना अनिवार्य है। भारत का जो मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब आरंभ हुआ था? 1 अप्रैल 1957 को ये स्टार्ट हुआ था। 1 अप्रैल 1957 से दशमलव प्रणाली स्टार्ट हुई थी। प्रिंटिंग प्रेस सालबोनी कहाँ स्थित है? तो देखिए सालबोनी जो है वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ये भी पेपर में पूछा गया है। सालबोनी RBI का नोटों का मुद्रण एवं आपूर्ति करता है। देवास नासिक महाराष्ट्र में और मैसूर कर्नाटक में ये सब करते हैं। राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर माने जाने वाले राष्ट्रों द्वारा जारी मुद्रा को कहते हैं दुर्लभ मुद्रा यानी हार्ड करेंसी, विकसित देशों की होती है। ठीक है।
थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2011-12 है, ये वीबीआई है। ठीक है, 2011-12। नेक्स्ट आता है कि भारत में आरबीआई द्वारा अप्रैल 2014 में मुद्रास्फीति के मापन के रूप में अपनाया गया है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। याद रखिएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं के औसत मूल्य को मापने वाला सूचकांक कौन सा है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ही है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 है, याद रखिएगा। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार भी यही होता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। सामान्य कीमत में क्रमिक गिरावट को अपस्फीति कहते हैं, यानी डिफ्लेशन कहा जाता है। मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है? ऋणी को मिलता है, एकदम वीबीआई है। ये आपने देखा होगा, कई बार पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम क्या है? तो ग्रेसम के नियम मुद्रा के प्रचलन से होता है। बुरा पैसा अच्छे पैसे को चलन से बाहर कर देता है, ये ग्रेसम का एक नियम है, याद रखिएगा। जनसंख्या के माल्थुसियन सिद्धांत के अनुसार बात करें तो जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में तथा खाद्य आपूर्ति अंकगणितीय अनुपात में बढ़ती है, एकदम वीवीआई पॉइंट है। ये सब आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है और डायरेक्ट ये सेम टू सेम ऑप्शन जो मैं आपको लिख यहाँ पे मतलब जो क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ हूँ वो इसी तरह से ऑप्शन में भी देखने को मिलेगा। तो एज इट इज आपको इसी तरह से याद रखना है कि जनसंख्या के माल्थुसियन सिद्धांत अगर आपसे पूछे तो वहां पे हम कहेंगे कि जनसंख्या जो है वो ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जबकि खाद्य आपूर्ति अंकगणितीय अनुपात में बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स को मूल्य सिद्धांत भी कहा जाता है। शब्द जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो रेगनर फिक्स है। रेगनर फिक्स के द्वारा आर्थिक समस्या मुख्यतः किस कारण से उत्पन्न होती है? संसाधनों की कमी के कारण ये उत्पन्न होता है। लाभ के नवाचार सिद्धांत को किसने विकसित किया? देखिए, लाभ के नवाचार सिद्धांत आपसे पूछेगी तो जोसेफ शुम्पीटर को टिक करेंगे। ये वीवीआई प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र में टेक ऑफ स्टेज जो स्थिर वृद्धि के प्रारंभ से ये दर्शाता है। स्टेज ऑफ मतलब टेक ऑफ स्टेज जो है वो क्या दर्शाता है? स्थिर वृद्धि के प्रारंभ से। परिवहन या व्यापार जो आता है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये सेवा प्रदान करता है और सेवा क्षेत्र हम तृतीय क्षेत्र को ही कहते हैं। कराधान का सिद्धांत यानी कैनन ऑफ टैक्सेशन प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये एडम स्मिथ के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, याद रखिए। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इन्होंने ही कहा था। कराधान का योग्यता सिद्धांत यानी एबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। ह्रासमान प्रतिफल का नियम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स किन क्षेत्रों पर लागू होता है? सभी क्षेत्रों पर यह लागू होता है। ह्रासमान प्रतिफल का नियम सभी क्षेत्रों पर लागू होता है। उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व किस अर्थशास्त्र की एक विशेषता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता रहेगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे पास इतने सारे क्वेश्चन आज हमने इस वीडियो में इकट्ठे किए थे। टोटल हमने यहाँ पे 11 पेजेस तक कंप्लीट किया। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की रेगुलर वीडियोज़ के लिए रेगुलर हमारे नोट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और अगर आप एक साथ इकट्ठे सभी नोट्स देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जहाँ से आप आराम से PDF का प्रिंट आउट करा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।